नमस्कार। आज हम झारखंड के एक ऐसे जिले की विस्तृत पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई कहना सही नहीं होगा। ये झारखंड की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी है, लोहानगरी जमशेदपुर और खनिजों का भंडार पूर्वी सिंहभूम। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो विशेष रूप से जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो है ही, लेकिन अगर किसी को भी भारत के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र को समझना है तो ये चर्चा उनके लिए भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, और आज हम सिर्फ आंकड़ों पर ही नहीं रहेंगे, हम उन कहानियों और तथ्यों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने पूर्वी सिंहभूम को वो पहचान दी है जो आज उसकी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1990 को, जब इसे पुराने सिंहभूम जिले से अलग किया गया और इसका मुख्यालय जाहिर है जमशेदपुर है। सही। और इसके उपनाम भी बहुत दिलचस्प है। भारत का पिट्सबर्ग, झारखंड की वित्तीय राजधानी और यहाँ तक कि मिनी मुंबई भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ भारत का पिट्सबर्ग वाला जो उपनाम है वो बहुत मायने रखता है। जैसे अमेरिका का पिट्सबर्ग स्टील उद्योग के लिए जाना जाता था, ठीक वैसे ही जमशेदपुर और पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला भारत में स्टील उत्पादन का सबसे बड़ा गढ़ है। ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये इसकी औद्योगिक पहचान का सार है। अच्छा, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो कुछ आंकड़े हैं। 22 डिग्री 12 से 23 डिग्री 01 उत्तरी अक्षांश और 86 डिग्री 04 से 86 डिग्री 54 पूर्वी देशांतर। हाँ, पर आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है इसे नक्शे पर समझना। सही कहा। तो नक्शे पर देखें तो ये जिला 3 तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। पश्चिम में सरायकेला खरसावां, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में उड़ीसा। बिल्कुल। और ये जो भौगोलिक स्थिति है ना, ये इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। ये सिर्फ 3 राज्यों के बीच एक जंक्शन नहीं है, बल्कि इस वजह से यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर भी, मतलब तीनों क्षेत्रों का प्रभाव दिखता है। ये एक सांस्कृतिक और आर्थिक संगम बिंदु है। और इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है यहाँ का। कहते हैं कि झारखंड में इतिहास यहीं से प्रवेश किया था। हाँ, ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। 1767 ईस्वी में सिंहभूम या कह लें ढालभूम क्षेत्र से ही अंग्रेजों का झारखंड में पहला आगमन हुआ। और जैसे ही अंग्रेज आए, विरोध भी यहीं से शुरू हो गया। झारखंड का पहला व्यापक विद्रोह ढाल विद्रोह, जो 1767 से 77 तक चला, यहीं हुआ था, जिसके नेता थे राजा जगन्नाथ ढाल। ये बात गौर करने वाली है। अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित और इतना लंबा चलने वाला विद्रोह इसी धरती पर हुआ। ये इस क्षेत्र के लोगों की स्वतंत्रता की भावना को दिखाता है और बाहरी हस्तक्षेप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को भी। स्थापना हुई 1919 में तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेदजी टाटा के सम्मान में इस शहर का नाम जमशेदपुर रख दिया और इसी के साथ कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। साक्षी से जमशेदपुर का ये जो सफर है, ये भारत के पहले सुनियोजित औद्योगिक शहर के जन्म की कहानी है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का लगना नहीं था, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण था, जिसमें सड़कें, आवास, पार्क और संस्थान सब कुछ शामिल था। ये जमशेदजी टाटा के विजन का प्रतीक है। अच्छा, अगर यहाँ के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो ये कोल्हान प्रमंडल में आता है, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। सही। जिले में 2 अनुमंडल हैं, एक ढालभूम जिसका मुख्यालय जमशेदपुर है और दूसरा घाटशिला जिसका मुख्यालय घाटशिला ही है। इन दोनों के तहत कुल 11 प्रखंड आते हैं। और यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं: जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई और बहरागुड़ा। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। बताइए। इन 6 में से 3 सीटें, मतलब आधी सीटें, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षित हैं। घाटशिला और पोटका एसटी के लिए और जुगसलाई एससी के लिए। ये इस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विविधता को दिखाता है और ये भी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सबको शामिल करने की कोशिश हुई है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब जरा यहाँ की प्रकृति पर नजर डालते हैं। ये 2 प्रमुख नदियों की भूमि है, स्वर्णरेखा और खरकई। हाँ, स्वर्णरेखा जो रांची के नगड़ी से निकलती है और खरकई जो उड़ीसा से आती है। इन दोनों नदियों का संगम सोनारी के 2 मुहानी में होता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल। और पहाड़ों की बात करें तो यहाँ दलमा पहाड़ियां हैं, जो भूवैज्ञानिक रूप से बहुत खास हैं। क्यों?
क्या खास है उनमें? खास ये है कि ये एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, मतलब एक वोल्केनिक माउंटेन रेंज। और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से लैटेराइट और चट्टानी है, जो इस क्षेत्र की खनिज संपदा का आधार है। अरे वाह! तो इसी वजह से यहाँ इतने खनिज मिलते हैं। तभी तो पूर्वी सिंहभूम को खनिजों का संग्रहालय कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ तांबा यानी कॉपर के लिए घाटशिला, मुसाबनी, राखा जैसे भारत प्रसिद्ध केंद्र हैं। सोना भी कुंदरकोचा में मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यूरेनियम। जादूगोड़ा, तुरामंडी, नरवा पहाड़ जैसी जगह यूरेनियम के लिए जानी जाती हैं। और एक विशेष तथ्य है, जादूगोड़ा में भारत की पहली यूरेनियम खदान 1967 में शुरू हुई थी। देखिए, जादूगोड़ा का महत्व सिर्फ जिले या राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रीढ़ रहा है। इस एक खदान ने पूर्वी सिंहभूम को भारत के रणनीतिक नक्शे पर स्थापित कर दिया। तो खनिजों ने यहाँ उद्योगों की नींव रखी। एक नजर डालते हैं कि कैसे ये एक औद्योगिक महाशक्ति बना। 1907 में टाटा स्टील, जिसे टिस्को भी कहते हैं, 1920 में टिन प्लेट कंपनी गोलमुरी में, 1924 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने तांबा शोधन शुरू किया, फिर 1945 में टाटा मोटर्स यानी टेल्को, और 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL जादूगोड़ा में। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक उद्योगों ने इस जगह को अपना घर बनाया। टाटा स्टील एक चुंबक की तरह था, जिसने बाकी उद्योगों और बड़ी कंपनियों को अपनी ओर खींचा, और देखते ही देखते एक मजबूत औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण हो गया। इतने भारी इंडस्ट्री के बावजूद यहाँ प्रकृति का भी खास ख्याल रखा गया है, जो हैरान करने वाली बात है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जिसका उद्घाटन 1976 में हुआ, इसका बेहतरीन उदाहरण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार का प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में यहीं से हुई थी। ये उद्योग और जंगल के सह अस्तित्व का एक अनूठा मॉडल है। शहर के बीचों बीच जुबली पार्क है, जिसे शहर के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द सिटी। हाँ, इसे 1958 में टाटा स्टील के 50 साल पूरे होने पर जनता को समर्पित किया गया था। इसकी खूबसूरती के कारण इसे जमशेदपुर का मुगल गार्डन भी कहते हैं। और दलमा की तलहटी में डिमना लेक है, एक बहुत सुंदर कृत्रिम जलाशय। अब बात करते हैं यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा की। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में जादूगोड़ा का रंकिणी मंदिर है, जो ढाल राजाओं की कुलदेवी थी। इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ नरबलि प्रथा से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ, ये इसका ऐतिहासिक पक्ष है। दूसरा है बहरागोड़ा का चित्रेश्वर धाम, जो एक शिव मंदिर है, और इस पर उड़िया संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। सही। और संस्कृति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ पैका और छऊ जैसे जीवंत लोक नृत्य काफी प्रचलित हैं, जो इस भूमि की कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। उद्योग और संस्कृति के साथ साथ यह शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। XLRI यानी जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1949 में हुई, और ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। सबसे पुराना। फिर NIT जमशेदपुर, जिसकी स्थापना 1960 में हुई, MGM मेडिकल कॉलेज 1961 में, और राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML, जिसकी स्थापना 1950 में हुई, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये संस्थानों पर नेटवर्क दिखाता है कि यहाँ सिर्फ उत्पादन ही नहीं हो रहा था, बल्कि नवाचार और शोध पर भी उतना ही जोर दिया गया। NML जैसे संस्थान का होना इस बात का प्रमाण है कि उद्योग को ज्ञान और विज्ञान का सहारा दिया गया था। तो इन सब का असर आंकड़ों में भी दिखता होगा। अब जरा 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो जिले की सफलता की कहानी कहते हैं। साक्षरता दर 75.49% है, जो झारखंड में पहला स्थान है। पहला स्थान। पुरुषों में 82.38% और महिलाओं में 66.81%। ये बहुत प्रभावशाली है। और शहरीकरण से जुड़े हैं। जहां अवसर होते हैं और शिक्षा का ढांचा मजबूत होता है, वहां सामाजिक संकेतक अक्सर बेहतर होते ही हैं। कुल जनसंख्या लगभग 22.94 लाख, लिंगानुपात 949, जो राज्य के औसत से बेहतर है, और जनसंख्या घनत्व 644 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सब कुछ एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाता है। तो निष्कर्ष ये है कि पूर्वी सिंहभूम आधुनिक औद्योगिक विकास, समृद्ध खनिज संपदा और उच्च साक्षरता का एक आदर्श मिश्रण है।
NH18 और NH6 जैसी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी इसके आर्थिक महत्व को और बढ़ाती है। निस्संदेह ये झारखंड का सबसे विकसित और अग्रणी जिला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कुछ अतिरिक्त तथ्य भी हैं। एक जिला एक उत्पाद मतलब ODOP योजना के तहत चाकुलिया के काजू और पटमदा के टमाटर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पुराने धालभूमगढ़ हवाई पट्टी को एक नए एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये अतिरिक्त तथ्य दिखाते हैं कि जिला भविष्य की ओर देख रहा है। पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर कृषि उत्पादों और हवाई कनेक्टिविटी पर ध्यान देना, ये विकास की एक नई दिशा का संकेत है। तो ये थी पूर्वी सिंहभूम की कहानी, इतिहास, उद्योग, प्रकृति और ज्ञान का एक अनूठा संगम। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? एक ऐसा क्षेत्र जो खनिज, खनन और भारी उद्योगों पर इतना निर्भर हो, वो अपनी प्रकृति, अपनी नदियों और अपनी आदिवासी विरासत के संरक्षण के साथ इस विकास का संतुलन भविष्य में कैसे बनाए रखेगा? पूर्वी सिंहभूम ने अब तक एक रास्ता दिखाया है, लेकिन एक स्थायी भविष्य की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।